दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12th में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिलाने वाला है। तो कैसे भाई? तो क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम जो है जब भी एग्जाम में आता है तब 5 मार्क्स में आता है। इसलिए आज का वीडियो जो है आप देखिए और 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाइए। लेकिन इससे भी पहले एक ज़रूरी बात यह है कि यदि इससे पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखें, लेक्चर 5 और 6 है, तो उसको भी जा कर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया था और उसका इसमें एप्लीकेशन आने वाला है जो आपको समझने में बहुत मदद करेगा। और विद्युत फ्लक्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा उधर जा कर के। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। अब देखिए गॉस प्रमेय होता क्या है और इसको हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं और कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो देखते रहिए। गॉस थ्योरम, क्या? गॉस थ्योरम, इसको मैं आज आपको याद करवा दूंगा। इसका परिभाषा गॉस थ्योरम भी और इसका एथी भी। लेकिन गॉस थ्योरम पहले बताता किसके बारे में है, तो गॉस थ्योरम बताता है आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में। और इससे पहले भी आप विद्युत फ्लक्स का परिभाषा पढ़े थे। 5 बराबर पढ़े थे E इंटू ए, वेक्टर E डॉट ए। और एक या और भी होता है कि 5 बराबर वेक्टर E या डॉट ds भी आप पढ़े थे। यह होता है छोटे से क्षेत्रफल के लिए और E वाला होता है संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए। संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए होता है E डॉट ए और एक अल्पांश क्षेत्रफल के लिए यानी कि छोटे से क्षेत्रफल के लिए होता है E डॉट ds। और इसको एक और रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं कि 5 बराबर होगा वेक्टर E या डॉट वेक्टर s, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है पूरे क्षेत्रफल के लिए। लेकिन कब? जब हम लोग एरिया को a से नहीं s से लिखेंगे तब। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ये भी आपका जो फार्मूला है विद्युत फ्लक्स के बारे में ही बताता है, और गॉस प्रमेय जो है वो भी विद्युत फ्लक्स के बारे में ही बताता है। तो गॉस प्रमेय जानने से पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा याद कीजिए कि किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और एक और बात आपको याद करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बल सतह है और इसके अंदर में आवेश Q है, तो आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है हमेशा बाहर की दिशा में जाता है। आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमेशा किधर की ओर जाता है जी? बाहर की ओर जाता है। जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल है बल सतह और इसके अंदर में कोई आवेश है और इससे विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है? बाहर की दिशा में जा रहा है। अब देखिए इसका यदि हम लोग कोई भी एरिया लेते हैं तो हम बताए थे कि एरिया का डायरेक्शन जो होता है हमेशा सतह के लंबवत बाहर की दिशा में होता है। तो यदि हम एरिया लेंगे तो एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर होगा जी? बाहर की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र भी किधर की ओर जा रहा है? बाहरी की ओर है। तो यहाँ पर जो दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर कोण का जो मान होगा थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं 5 बराबर E dA कोस थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना है? 0 है। तो ये देखिए छोटा सा क्षेत्रफल से खाली गुजरने वाला फ्लक्स का मान इतना है, लेकिन आपको E ज्ञात नहीं है कि ऐसा कितना क्षेत्रफल से मिल करके बना हुआ है। ये जो एरिया बना हुआ है तो कितना क्षेत्रफल से बना हो, क्योंकि यहाँ से भी विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर गुजरेगा? बाहर की ओर। ये जो क्षेत्रफल होगा तो इसका भी दिशा यहाँ पर लंबवत बाहर की ओर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल का दिशा जो होता है सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है। जैसे देखिए E वाला क्षेत्रफल है ना, तो इसका दिशा यहाँ से बाहर की ओर है। और यदि E वाला क्षेत्रफल लीजिएगा तो इसका डायरेक्शन यहाँ से बाहर की ओर होगा, और E वाला क्षेत्रफल लीजिएगा तो यहाँ से ऊपर की ओर होगा। कोई भी हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं तो वहाँ से होकर लंबवत बाहर की ओर होता है। अब कहिएगा कि सर ये सब काहे लिए आप बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट गॉस प्रमेय बताना चाहिए। तो हम आपको गॉस प्रमेय समझाने के लिए मानसिक रूप से पहले प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। तो देखिए ये सब जो है बाहर की ओर गुजरेगा तो यही सब तो फ्लक्स है आपका, ठीक। तो ये सब जो फार्मूला हम लिख रहे हैं यही फ्लक्स का मान बता रहा है। लेकिन छोटा छोटा कर करके हम फ्लक्स निकालेंगे तो इससे बड़ा झोल हो जाएगा। तो झोल को साफ करने के लिए ही क्या लाया गया है? गॉस प्रमेय लाया गया है। और गॉस प्रमेय भी किसका जानकारी देता है? विद्युत फ्लक्स का ही देता है। तो चलिए हो जाइए तैयार गॉस प्रमेय पढ़ने के लिए। चलिए
जैसे मान लीजिए कि कोई बंद सतह है, बंद सतह मतलब कि फुटबॉल, ठीक। और बंद सतह के अंदर में कोई आवेश Q है, कोई बंद सतह के अंदर में आवेश Q है, तो ये बंद सतह से चारों तरफ विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो विद्युत क्षेत्र गुजरेगा तो कुछ ना कुछ इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगा। तो चलिए इसी पर आप सुनते हैं। देखिए, गॉस प्रमेय का कहना है कि किसी बंद सतह से होकर, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद सतह से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान यानी कि फाई का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश, आवेश कितना है Q का 1/ε0 गुना होता है। ध्यान से सुन लिए, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ध्यान सुन लिए, क्या कह रहा है गॉस प्रमेय कि किसी भी बंद सतह से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। का मतलब गुना, ठीक ना। यही आपका गॉस प्रमेय है, ठीक ना। तो फाई बराबर का हो जाता है Q/ε0। अब कहिएगा सर Q क्या है, तो Q जो है बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश होता है, ε0 जो है मुक्त आकाश की परावैधुता होता है, जिसके बारे में हम आपको लेसन 1 में पढ़ाए थे बहुत डिटेल से इसके बारे में। तो सब गॉस प्रमेय तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए भी कहता है कि गॉस प्रमेय को क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो गॉस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए चलिए इसका देखते हैं, हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो गॉस प्रमेय लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण मतलब प्रूफ, ठीक। प्रणाम मत लिख दीजिएगा, नहीं तो सर जी आशीर्वाद के रूप में नंबर दे देंगे। तो चलिए देखिए, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक बंद सतह बना रहे हैं इस प्रकार से। अब बंद सतह के अंदर में कोई आवेश का लिख दे, यहाँ पर मान लेते हैं कि बंद सतह गोला है और इसका केंद्र O मान लेते हैं। यहाँ पर आवेश कितना है, Q है, ठीक। और यहाँ से एगो हम यहाँ पर सतह पर खींच देते थे, त्रिज्या हो जाएगा, और यहाँ से खींच देंगे तो यह त्रिज्या होगा। किसी भी गोला की सभी त्रिज्याएँ जो है आपस में बराबर होती है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि छोटा सा क्षेत्रफल काट लेते हैं गोला का। तो गोला का हम लोग छोटा सा क्षेत्रफल काटेंगे, इस क्षेत्रफल के हम नाम रख देते हैं कोची भाई, तो इस क्षेत्रफल के हम नाम रख देते हैं DS रख देते हैं। DS का है, कहा से कि सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया के हम नाम कोची रख देते हैं DS। DS बराबर कितना होता है जी, DS आयन कैप होता है, ठीक ना। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ई वाला जब आर है, ई वाला आर है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा जी, ये वाला तो आपका आर हो जाएगा। और इसके डायरेक्शन में कि इकाई सदिश दे रहे हैं, इकाई सदिश का नाम है आर कैप। इकाई सदिश का परिभाषा आपको याद होगा कि वह ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। डायग्राम देखिए कंप्लीट हो गया। डायग्राम बनाने के बाद देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें मानना पड़ता है। क्या मानते हैं भाई, तो जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है उसी को मानते हैं। देखिए कैसे मानते हैं, माना कि O केंद्र, माना कि O केंद्र और R त्रिज्या वाला एक बंद सतह A है। O केंद्र और R त्रिज्या वाला कोई एक बंद सतह A है जिसके केंद्र पर +Q आवेश स्थित है, ठीक। और तथा इसके अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल मतलब स्मॉल एरिया DS है, जिससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र E है, ठीक। क्या माने हैं कि माना कि O केंद्र और R त्रिज्या वाला A एक बंद सतह है जिसके अंदर में Q आवेश स्थित है, तथा इसका अल्पांश क्षेत्रफल DS है जिससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र E है। इतना तक हम लोग मान लेते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखते हैं कि ये अल्पांश क्षेत्रफल DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या लिखना है कि अल्पांश क्षेत्रफल DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए छोटा सा एरिया है, तो छोटा सा एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स का मान भी बहुत छोटा होगा। अब बहुत छोटा को हम लोग D फाई से लिखते हैं, फ्लक्स को केवल फाई से लिखते हैं, लेकिन इसके पहले D लगा दीजिएगा तो इसका मतलब है कि छोटा सा फ्लक्स। तो अल्पांश क्षेत्रफल DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा,
डी फाई बराबर आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इंटू डी एस, क्योंकि देखिए विद्युत फ्लक्स का परिभाषा होता है जी कि किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो डी फाई बराबर ई डॉट डी एस हो जाएगा। अब देखिए जैसे गोला के केंद्र ओ से आर दूरी पर यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु पी है और यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र बताना है। तो किसी भी आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो मान उसका होता है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर और आर कैप। देखिए डी एस का वैल्यू का कितना है जी, डी एस का आपका वैल्यू है डी एस एन कैप, डी एस एन कैप। अब देखिए क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू बटा आर स्क्वायर और ई हो जाएगा डी एस और देखिए ई वाला हो जाएगा आपका आर कैप और एन कैप। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर और डी एस, ठीक, और गुना में 1। तो कहिएगा कि सर 1 कैसे आया, तो थोड़ा फ्लैश बैक में चलिए, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तब। ए डॉट बी बराबर का होता है जी फॉर्मूला मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा होता है ना। तो देखिए ओकरे से लिखेंगे अब हम लोग, यहाँ पर देखिए आर डॉट एन है तो लिखेंगे वेक्टर आर डॉट एन बराबर का हो जाएगा मोड ऑफ आर मोड ऑफ एन कोस 0 का है भाई। तो देखिए कारण क्या है कि विद्युत क्षेत्र यूनिट वेक्टर जो एन कैप है वो वही डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर जो आर कैप है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो आर कैप और एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जब दो सदिश एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो कौन का मान 0 होता है। अब देखिए वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन, मोड ऑफ आर का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, मोड ऑफ एन का वैल्यू 1 होगा और कोस 0 का वैल्यू 1 होगा। तो क्या हो जाएगा वेक्टर आर डॉट एन बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए इसीलिए हम लिख दिए यहाँ पर आर डॉट एन बराबर कितना 1। तो आपका डी फाई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू बटा आर स्क्वायर है यहाँ पर डी एस, ठीक ना। तो देखिए ये जो फ्लक्स आया है ना तो ये खाली छोटा सा क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स आया है। अब देखिए खाली इतना से भाग जो इतना क्षेत्रफल है एकरा से खाली फ्लक्स गुजरा है डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर डी एस। लेकिन एकरा में ऐसा कई गो एरिया है आपको मालूम है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारा ऐसा एरिया बना सकते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से। तो बहुत सारा जब हम लोग एरिया इसमें बना सकते हैं इस प्रकार से, तो इस सब से तो इतने फ्लक्स गुजरेगा डी फाई बराबर। लेकिन ऐसा एकरा में कई गो एरिया है ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि पूरा गोला के क्षेत्रफल का मान कितना होता है, एस बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। पूरा हमको क्षेत्रफल मालूम है कि एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक सबसे छोटका भाग भी मालूम है कि छोटका भाग कितना है डी एस है। लेकिन ऐसा कई ओकरा में डी एस है ये आपको मालूम नहीं है, ठीक ना। तो जब भी किसी का सबसे छोटा भाग मालूम रहे और सबसे बड़का भाग भी मालूम रहे, सबसे छोटका भाग भी या सबसे बड़का भाग भी, तो वो बीच में इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन लगाने से पूरा में निकल जाता है। तो छोटा भाग से गुजरने वाला हम लोग फ्लक्स निकाल लिए डी फाई बराबर इतना। तो ऐसा छोटा छोटा ढेर सारी भाग है तो सबसे फ्लक्स गुजरेगा। तो कई गो ऐसा है आपको मालूम है, नहीं मालूम है। इसलिए क्या करेंगे कि पूरा क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो इसके बाद आप एक लाइन लिखिएगा, आप हम बोल दे रहे हैं कि अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर ही यहाँ पर लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स के बाद लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इधर एस लगा देते हैं। एस का है भाई तो कहे से कि सरफेस एरिया है
इसमें इंटीग्रेशन में हम लोग बंद का साइन लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन इन ए क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन इन ए क्लोज सरफेस, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन किसके लिए कर रहे हैं, तो बंद सतह के लिए कर रहे हैं। तो इधर भी लगा देंगे इंटीग्रेशन और इधर भी लगा देंगे इंटीग्रेशन। इधर का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा ds। इधर भी s लगा दीजिए, यहाँ पर भी 1 कर दीजिए। कहा है भाई, कहा से कि हम बंद सतह के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब चलिए थोड़ा फ्लैश बैक में चलिए। हम आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर कितना होता है जी, x होता है। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर कितना होता है, t होता है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। इसमें कांस्टेंट कौन होता है भाई, तो d के साथ s है, तो बिना s वाला जो भी है सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस सब को हम लोग क्या कर देंगे, इससे बाहर निकाल देंगे। तो पहले d फाई के इंटीग्रेशन कर देते हैं, या d फाई को इसे छोड़ देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ है ds हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जैसे dx का होता है x, वैसे देखिए d फाई का कितना हो जाएगा, तो d फाई का आपका हो जाएगा फाई हो जाएगा, ठीक ना। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक, बाहर है। और ds का कितना हो जाएगी, तो ds का हो जाएगा s, तो ds का हो गया s। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं ऊपर में घेर करके, कहे भाई कहे सिको ने जगह हो गया फुल। तो देखिए वहाँ पर फाई बराबर था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर और एस है, तो फाई बराबर का हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। काहे भाई, तो कहा से कि हम लोग जानते हैं कि s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है गोला का, s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो देखिए यहाँ बचेगा फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नोट गुना में कौन सी है जी, q। तो देखिए तो प्रूफ हो गया कि नहीं, q/एप्सिलॉन नोट, कितना आसानी से प्रूफ हो गया था, मजे प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो ये देख लिए ना कैसे प्रूफ हुआ, बहुत आसानी से। बस आपको थोड़ा सा वेक्टर के इसके लिए जानकारी चाहिए और थोड़ा सा इंटीग्रेशन का भी जानकारी चाहिए, जो कि मैंने बताया तो हमको लगता है कि आपके लिए पर्याप्त था। तो आपका 5 नंबर जो है देखिए था कितना आसानी से हो गया, खाली 2 जगह मारने वाला, 1 जगह मारने वाला प्रोसेस था। अब बाकी तो डायग्राम बना के हम पूरा बना ही दिए। अब इसका PDF जो हम अपलोड कर देंगे तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, और नहीं तो सनी सर आपको बताए हैं कि भेज देंगे, तो सनी सर आपको भेज देंगे। सनी सर तो नहीं भेजते हैं, लेकिन सनी सर भेजवा देते हैं कोई आदमी से, क्योंकि उनके पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो भेजेंगे। और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है आप लोग की कृपा से, तो हम भी नहीं भेज पाते हैं चाह करके, तो हम लोग किसी से भेजवा देते हैं, आदमी है तो चलिए तो आपका 5 नंबर हो गया। लेकिन देखिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन सीख लीजिए, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा हम आपको सिखा देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे ई है इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx बराबर क्या होता है, x²/2 होता है। काहे भाई, तो जैसे इंटीग्रेशन का देखिए फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx बराबर होता है x⁻n+1 बटा में n+1। कहने का मतलब है ना कि जो भी n के पावर में रहे उसमें 1 जोड़ दीजिए या उतने से पावर से भागा कर दीजिए। जैसे कि देखिए हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर x² dx, तो x के पावर 2 है, तो एक पावर में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2+1, और उतने से भाग कर दीजिए 2+1, तो क्या हो जाएगा x³/3 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए x के पावर मान लीजिए कि -4 है और dx है, तो इसके पावर में 1 जोड़ दीजिएगा -4+1 बटा में -4+1, तो कितना हो जाएगा x के पावर -3 बटा में भी -3। माइनस को हम लोग नीचे छोड़ते नहीं है, तो माइनस को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x के पावर -3 बटा में कितना 3 हो गया इंटीग्रेशन। इतने से हम लोग के काम हो जाएगा। देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मैथमेटिक्स के यूज आता है बीच बीच में, तो जितना भी मैथमेटिक्स की यूज आता है तो यूज आने से पहले ही हम आपको बता देंगे, या यूज जहां आएगा वजह पर ही हम आपको साइड में बता देंगे,
ताकि आपको फिजिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि फिजिक्स समझने के लिए मैथ बरियार चाहिए। अब मैथ यदि बरियार नहीं होगा तो फिजिक्स में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है। लेकिन वो गड़बड़ी को सुधारने के लिए मेरे पास उपाय है कि या तो स्टार्ट होने से पहले ही हम आपको बता दें या साइड में बताएंगे, लेकिन बताएंगे पक्का, क्योंकि हम आपका फिजिक्स चाहते हैं कि दम बरियार हो जाए, इतना बरियार कि कम से कम 96-97 नंबर आप लोग फिजिक्स में ला दें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।